आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश था। कितने अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती थी और आज आखिरकार मैं भी पति बन गया था। 2 बार तो मेरी मंगनी टूट गई थी और एक बार शादी होते होते खत्म हो गई थी। सब लोग कहते थे कि मुझे शादी राशि नहीं आती और अब मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं और मेरे नसीब का जीवन साथी मुझे इस उम्र में आकर मिलना था। वैसे तो 35 साल इतनी भी उम्र नहीं होती, मगर हमारे खानदान में यह बड़ी उम्र समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की तरह लड़कों की भी शादी 25 साल की उम्र में कर दी जाती थी। और अपने खानदान में मैं अकेला कुंवारा लड़का बचा था जो सबकी नजरों में था। ये शादी पूरी तरह अरेंज मैरिज थी और मैंने शादी से पहले अपनी बीवी की शक्ल तक भी नहीं देखी थी। मैंने माँ को ही ये हक दिया हुआ था कि वह मेरे लिए लड़की पसंद करें। पहले जो भी मेरे साथ हो चुका था, मैं बहुत डरा हुआ था कि शायद इस बार भी कहीं मेरी शादी टूट न जाए। और जब तक मेरा निकाह नहीं हो गया मुझे यकीन ही नहीं आया। और अब मेरी बीवी कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खुशी खुशी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मेरी बीवी ने घूंघट लिया हुआ था। मैंने जब घूंघट उठाया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह तो एक कम उम्र सी लड़की थी, शायद 20 या 22 बरस की। मुझे अपनी अम्मा पर प्यार आने लगा कि उन्होंने मेरे लिए कितनी खूबसूरत लड़की तलाश की है। अभी मैं उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि एकदम मेरी बीवी चीखने लगी। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो वो मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा करने लगी। चीखते हुए कहने लगी कि निकल जाएं इस कमरे से, प्लीज। मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता भी नहीं बनाना चाहती। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस घर में मेरा तमाशा लगे। लोग तो पहले मौके की तलाश में होते और अगर मेरी बीवी चीखने चिल्लाने की आवाजें उन तक पहुंच जाती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने अपनी बीवी को पुरसुकून होने को कहा और खुद कमरे से बाहर आ गया। मैंने यही सोचा कि वो बेचारी इतनी कम उम्र है, इसलिए शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। यह भी शुक्र था कि उस वक्त घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि मेहमान तो सभी होटल से जा चुके थे और मेरी माँ भी अपने दूसरे बेटे के साथ घर चली गई थी। असल में मुझे शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी, इसी वजह से कोई भी मेरे साथ रहा नहीं था और अभी मैं और मेरी बीवी इस घर में अकेले ही थे। मैंने सोचा कि मुझे उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं आधे घंटे के बाद दोबारा कमरे में गया तो वह सो रही थी। एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई और दोबारा चीखने लगी। वह बार बार मुझे कमरे से निकलने का कह रही थी। मुझे अंदेशा हुआ कि अगर उसने इसी तरह चीखना चिल्लाना जारी रखा तो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वही न आ जाएं। इसलिए मैं सब्र के घूंट पीता हुआ बाहर आ गया। वह रात मैंने टीवी लाउंज में सोफे पर सोते हुए गुजारी थी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, मगर मैंने सुबह होते ही अपने गुस्से को ठंडा कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात बिगड़े। मैं इस मामले को प्यार और नरमी से सुलझाना चाहता था कि उसने मुझे रात को कमरे से बाहर क्यों निकाला। मैंने सुबह उसे प्यार से पूछा कि उसने रात ऐसा बर्ताव क्यों किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रही। मुझे लगा कि शायद वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, इसलिए कुछ नहीं कह रही। मैंने निकाह और वलीमा का फंक्शन इकट्ठे कर लिया था, इसलिए किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के आने की गुंजाइश नहीं थी। घर पर मैंने और मेरी बीवी ने ही रहना था। मैंने अपने रूटीन के मुताबिक घर की सफाई की, अपने और उसके लिए खाना बनाया। यह सब मैंने इसलिए किया था कि मैं उसे यह एहसास दिला सकूं कि मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे यकीन था कि वो मेरे बारे में जो भी गलतफहमी दिल में पाले हुए है वो बदल लेगी। सारा दिन अच्छा गुजर गया। रात को ज्यों ही मैं उसे करीब जाने लगा तो उसने फिर से कल वाला हिसाब किया। ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरे पास मत आना। आखिर उसे मुझसे मसला क्या था? शायद शादी उसकी पसंद से नहीं हुई थी। एकदम मेरे दिल में शक ने सर उठाया। लेकिन जब मैंने अम्मा से यह पूछा था कि आपने लड़की की रजामंदी ले ली है, तो माँ ने मुझे यही बताया था कि हाँ, लड़की और लड़की के घर वाले दोनों ही इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। तो अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? उस रात भी मुझे कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में सोना पड़ा। जब तक नींद नहीं आई मैं उसके बारे में सोचता रहा कि उसने ऐसा रवैया क्यों रखा है, आखिर क्या वजह हो सकती है। अगर कोई बात है, कोई मसला था तो वो मुझसे बता सकती थी, मगर यूं बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकालने का उसे कोई हक नहीं था। मैं तो मोहल्ले वालों की वजह से खामोश था, वरना दिल तो मेरा भी यही कर रहा था कि मैं भी उस पर चीखूं चिल्लाऊं। मैं खुद को ही सब्र देता रहा।
जब सुबह हुई तो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया तो वह खुशी खुशी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके रवैये को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह रात को बिल्कुल कुछ और ही बन जाती है। मैंने अंदाजा लगाया कि चूंकि अभी वह कम उम्र है इसलिए वह इस रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ रही है। मुझे भी उसे थोड़ा प्यार से लेकर चलना चाहिए। अगर मैं भी गुस्सा दिखाता तो नौबत घर टूटने तक आ जाती और मैं ऐसा नहीं चाहता था। पहले भी लोग यही कहते थे कि मुझे घर नहीं बसाना आता और न ही मैं घर बसाना चाहता हूँ। लोग मेरी मंगनी और शादी टूटने की वजह मुझे ही करार देते थे और अब अगर मैं फिर गुस्से में आकर कोई कदम उठा लेता तो कोई भी मेरी बात न सुनता और हमेशा की तरह यही कहते कि इस बार भी मेरा ही कसूर है, जबकि उन्हें क्या मालूम कि मेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। शादी इंसान ज़हनी सुकून और अपनी जरूरियात के लिए ही तो करता है और जब उसे सब न मिले तो फिर इस रिश्ते में बंधे रहने का क्या फायदा। मैंने अपनी बीवी को प्यार और सब्र हर तरह से समझाकर देख लिया, मगर उसने तीसरे दिन भी मेरे साथ ऐसा ही किया। वो मुझे अपने करीब तक नहीं आने देती थी, न ही छूने की इजाजत देती थी। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता था और कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उसे भी तो मेरे जज्बात और मेरे एहसास की परवाह होनी चाहिए थी। उस रात तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आई। मैं यह सोचने में लगा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इस मसले का क्या हल निकालना चाहिए। ऐसा कब तक जारी रहेगा। रात के 3 बजे का वक्त था कि मुझे अचानक उसे कमरे से बातों की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान हुआ कि वह इस वक्त किससे बात कर रही है। कमरे में तो कोई नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वह फोन पर किसी से बात कर रही होगी, मगर किससे? रात के इस पहर कोई अपने माँ बाप या बहन भाई से तो बात नहीं कर सकता, तो फिर वह किससे बात कर रही थी? मैं शक नहीं करना चाहता था, मगर जो उसका रवैया मेरे साथ था, मेरे दिल में शक सर उठाने लगा। सुबह होते ही वह मुझे कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई दी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने उसे रोका और कहा, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ, मगर उसने मुझे साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मेरी दोस्त ने गाड़ी भेज दी है, मैं जा रही हूँ। मैंने देखा तो वाकई दरवाजे के आगे कार खड़ी थी जिसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ था। पलक झपकते वो गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं देखता ही रह गया। उसके अंदाज और हर वक्त उसका फोन से लगे रहना मुझे लगातार यही बता रहा था कि वो मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है और वो शायद किसी और को पसंद करती है। तभी तो वह रोज मुझे कमरे से बाहर निकाल देती है। मैं भी रोज रोज के इस झंझट से तंग आ चुका था और अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो रही थी, क्योंकि शादी को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक उसमें किसी किस्म की भी कोई बदलाव नहीं आई थी, न आती दिखाई दे रही थी। वो अपनी सहेली के यहाँ से वापस आई तो बड़ी खुश थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी और ये सब देखकर मेरा खून खौल रहा था कि शादी के इस 1 हफ्ते में उसने कभी मेरे साथ मुस्कुराकर बात नहीं की थी और ना ही कभी मेरे साथ बाहर जाने की फरमाइश की थी। और अब सहेली के यहाँ गई थी या किसी और से मिलने। दोपहर का वक्त था और अभी तक वो कमरे में थी। मैंने सोचा कि मुझे उससे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि वो आखिरकार चाहती क्या है। अभी मैं उसके कमरे में दाखिल होने लगा था कि अपना नाम सुनकर रुक गया। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और मेरे ही बारे में गुफ्तगू हो रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा तो वह कह रही थी, मैं तो उसे अपने करीब तक नहीं आने देती। 1 हफ्ता हो गया है, मैं उसे रोजाना कमरे से बाहर निकाल देती हूँ। इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि उसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। ये सब सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तो पक्का यकीन हो गया था कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मैं अब खुद को सब्र और बर्दाश्त का सबक नहीं पढ़ा सकता था, इसलिए मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने डंडा उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। वह मुझे यूं डंडे के साथ आता देखकर हैरत से चिल्लाई कि आप क्या कर रहे हैं, इसे क्यों लेकर आए हैं? तो मैंने कहा कि बस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी होते हुए मुझसे बेवफाई कर रही हो, मैं तुम्हें इस सब की इजाजत नहीं दे सकता। यह कहकर मैंने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वह चीखती रही, मगर मुझे उस पर तरस नहीं आया। आखिर उसने भी तो 1 हफ्ते तक मुझे दर्द में रखा था। अब मैं क्यों उस पर रहम खाता जो मुझे धोखा दे रही थी। मैंने उसकी खूब अच्छी तरह से पिटाई की और खुद कमरे से बाहर आकर लाउंज में बैठ गया। मैंने सर हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अच्छा किया या बुरा। जाने कितनी देर यूं ही गुजर गए। अचानक दरवाजे पर घंटे की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा को देखकर मेरी जान निकल गई। अम्मा को अगर पता चल जाता कि मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो मेरी खैर नहीं थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अम्मा के साथ एक लड़की को देखा। यह अम्मा किसको अपने साथ लेकर आई थी? मैंने उलझन से अम्मा की तरफ देखा और अभी मैं पूछने लगा था कि अम्मा ने जो कहा उसे सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे बम ही फूट गया।
अम्मा कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि असली तौर पर तो तुम्हें तुम्हारी बीवी को मायके से खुद लेकर आना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि यह काम मैं ही अंजाम दे दूं, क्योंकि तुम्हारे तो मिजाज का कुछ पता ही नहीं होता कि तुम कब क्या करने वाले हो। मैंने ना समझी से अम्मा को देखा कि वह किस किस्म की बात कर रही हैं और इसका क्या मतलब है कि वो मेरी बीवी को उसके मायके से लेकर आई हैं। मैंने माँ को हाथ से पकड़ा और एक तरफ ले गया और सरगोशी में पूछा कि अम्मा, ये तुम किस लड़की को लेकर आई हो और ये क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मा कहने लगी कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा। अरे मानती हूँ कि निकाह वाले दिन इसने मेकअप किया था और अब यह बगैर मेकअप के है, मगर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि तुम इसे पहचानो ही नहीं। तुम्हें पता तो है कि इसके मायके की रस्म थी कि निकाह के 7 दिन बाद विदाई होती है और ये निकाह के फौरन बाद ही अपने घर वालों के साथ वापस चली गई थी और अब मैं इसे विदा करवा कर ले आई हूँ। सोचा था तुम्हें भी साथ ले जाऊं, मगर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए इसे लेकर तुम्हारे घर आ गई। मैंने हैरत के मारे दंग होकर पूछा कि आपके कहने का मतलब है कि ये लड़की जो आपके साथ आई है यह मेरी बीवी है? अम्मा ने पूछा कि तुम्हारा दिमाग तो लगता है वाकई खराब हो गया है जो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे। हाँ भाई, ये तुम्हारी ही बीवी है। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ कि ये अम्मा क्या बात कर रही थी। अगर ये मेरी बीवी है तो वह कमरे में कौन है जिसे अभी अभी मैं पीट कर आया था? मैं फौरन भागता हुआ कमरे में गया तो वहाँ पहुंचकर मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि कमरे में तो कोई नहीं था। मैं तो पागल ही हो गया। मैंने कमरे और वॉशरूम समेत घर का हर कोना कोना छान मारा, मगर उस लड़की का तो कहीं अता पता नहीं था जो 1 हफ्ते से मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। अम्मा और वो लड़की जो खुद को मेरी बीवी कह रही थी, वो दोनों हैरानी से मेरी हरकतें देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है और ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं उन दोनों को ये सब बताता तो जो मेरे साथ 1 हफ्ते में बीत चुका है, तो शायद वो दोनों यकीन ही न करती और यही समझते कि मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। अम्मा मुझे कहने लगी कि अब तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने और तुम लोग अपना घर बार खुद संभालो। मैं तो वापस जा रही हूँ, बस इसे छोड़ने आई थी। मुझे खुद को यह हकीकत कबूल करवाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि यह अनजान लड़की मेरी बीवी है। मुझे बार बार वो लड़की याद आ रही थी जो पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ थी और अब अचानक ही गायब हो गई थी, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। जो मेरी दास्तान सुनता वो इसे मेरा वहम ही करार देता, मगर मैं जानता था कि यह मेरा वहम नहीं है। जाने वो लड़की कौन थी और किस नियत से 1 हफ्ते तक मेरे साथ रही और अचानक कहाँ गायब हो गई, उसका कुछ पता भी नहीं था। मुझे अब इस लड़की पर भी यकीन नहीं था कि ये सच में मेरी बीवी है, लेकिन जाहिर है मेरी अम्मा तो गलत नहीं हो सकती थी ना। उसी ने मेरे लिए लड़की पसंद की थी और वह बखूबी जानती थी कि मेरा निकाह किससे हुआ है। मेरी बीवी मुझे सोचों में मगन देखकर पूछने लगी कि सब ठीक है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो मुझसे शिकवा करते हुए कहने लगी कि आपने इन 7 दिनों में एक बार भी मुझे कॉल नहीं की और नहीं आप मुझे आज लेने के लिए आए। मैंने उससे पूछा कि यह तुम्हारे यहाँ की कैसी अजीब रस्म है, मैंने तो कभी इस रस्म के बारे में नहीं सुना। मेरी बीवी जवाब में मुझे रस्म के बारे में बताने लगी, मगर मेरा की तरफ ध्यान ही कब था। मैं तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो 1 हफ्ते तक मेरी बीवी बनने का नाटक करती रही और अब गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुकी थी। बहरहाल मैंने इस हकीकत को जैसे तैसे कबूल कर लिया था कि वह मेरी बीवी नहीं, ये मेरी बीवी है। ये एक सीधी सादी सी लड़की थी और मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। कुछ अरसे तक तो मैं भूल गया कि मेरी जिंदगी में से पहले भी कोई और आ चुकी है। वो लड़की और उसका वो धोखा मैंने फरामोश कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उसे एक दिन देख लिया। मैं अपनी बीवी के साथ बाजार में शॉपिंग कर रहा था कि मुझे ऐसे लगा जैसे सामने वाली शॉप पर वही लड़की मौजूद है। पहले तो मुझे अपनी आंखों का धोखा लगा, मगर जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो वह वही थी। उसे देखते मुझे फिर से सब कुछ याद आने लगा। मुझसे सब्र न हुआ तो मैं अपनी बीवी को वहीं छोड़कर सामने की तरफ बढ़ा। उस लड़की ने भी मुझे देख लिया था, इसलिए वह फौरन भाग गई। उसके भागने से मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था, वह वही थी। इससे पहले कि मैं उसका पीछा करता, मुझे मेरी बीवी ने आवाज देकर बुला लिया। वो नीचे गिरी हुई थी। मैं उस लड़की का पीछा करने का इरादा खत्म करके फौरन अपनी बीवी की तरफ भागा। उसके पैर में मोच आई थी। मैं उसे लेकर घर आ गया तो उसने मुझसे पूछा कि आप किस लड़की के पीछे भाग रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाया कि उसे क्या जवाब दूं। मैंने उसे टाल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई जानने वाला दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के पीछे जाने लगा था। अपनी बीवी को तो मैंने इत्मीनान कर दिया था, मगर मेरा जहन बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था। मुझे जाने क्यों महसूस हो रहा था कि
उस लड़की का मुझसे मिलना और 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर में रहना किसी गहरी साजिश का नतीजा है, वरना कोई अनजान और गैर लड़की जो मुझे जानती भी ना हो, वो कैसे मेरे साथ 1 हफ्ता एक छत के नीचे रह सकती है। कुछ दिनों तक तो वो लड़की मेरे दिमाग पर सवार रही, मगर उस दिन के बाद वो मुझे नजर नहीं आई तो मैंने भी उसका ख्याल जहन से निकाल दिया। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी शादी का न्योता भेजा। मैं अपनी बीवी के साथ उसकी शादी में गया तो दुल्हन को देखते ही मुझे लगा जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो। दुल्हन की जगह तो वही लड़की थी। इससे पहले कि मौलवी साहब उसे निकाह के कलमा अदा करवाते, उस लड़की की नजर भी मुझ पर पड़ गई। उसकी रंगत फीकी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या बोले। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम निकाह से पहले जरा मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं उस दोस्त को इस लड़की की असलियत बताना चाहता था। जैसे ही हम दोनों कमरे में आए तो वह भी भागती हुई पीछे आ गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरा घर बसने से पहले मत उजाड़ देना। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम सब सच सच बताओ कि तुम मेरे घर में किस नियत से घुसी थी और वह सब नाटक करने का मकसद क्या था। कहने लगी कि मुझे तुम्हारे एक कारोबारी दोस्त ने तुम्हारी बीवी की जगह भेजा था। तुम्हारी माँ ने उसे संदेश दिया था कि वह तुम्हें बता दे कि वह तुम्हारी बीवी को 1 हफ्ते के लिए उसके मैके छोड़ने जा रही हैं। मगर तुम्हारे उस दोस्त ने प्लान बनाया और मुझे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसका प्लान यह था कि 1 हफ्ते तक मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लैपटॉप में मौजूद जितने भी कारोबारी राज है वो उस तक पहुंचा दूं। मैं इसलिए तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर निकाल देती थी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी। उस 1 हफ्ते में मुझे जैसे उसने करने को कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं फोन पर भी उसी से बातें करती रहती थी। मेरा प्लान यही था कि तुम्हारी बीवी के आने से पहले ही मैं उस घर से चली जाऊंगी। उस दिन जिस दिन तुमने मुझे पीटा था मेरा घर से जाने का इरादा भी था। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और कुछ देर में मैं निकलने वाली थी कि तुमने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे उसने कॉल करके बताया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी पहुंच चुकी हैं, तो मैं जल्दी से छत के जरिए वहाँ से भाग गई। मैंने ये सब पैसों की खातिर किया था क्योंकि तुम्हारे उस दोस्त ने मुझे इस काम के बदले इतने पैसे दिए थे कि मैं अपना दहेज बना सकूं और इस शादी के लिए अपने मंगेतर के घर वालों को राजी कर सकूं। मैंने उससे अपने दोस्त का नाम पूछा तो उसने मुझे मेरे ही जिगरी और बचपन के दोस्त का नाम बता दिया जिस पर मैं अंधा भरोसा करता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरा यूं इस्तेमाल करेगा कि मुझे मेरे कारोबार में नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी घटिया चाल चलेगा। मेरा ये दोस्त जिसकी अब शादी होने जा रही थी उस लड़की के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गया। कहने लगा मैंने तो कोई दहेज की फरमाइश नहीं की थी, ये मेरी माँ का ही काम होगा। हालांकि मैंने उन्हें सख्ती से मना किया था। वो रोते हुए कहने लगे कि मैंने ये सब बस तुम्हें पाने और अपनी शादी को बचाने के लिए किया था क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे दोस्त ने उस लड़की से माफी मांगी और उस लड़की ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। अब जो होना था वो तो हो गया, इसलिए मैंने भी उसे माफ कर दिया और कुछ देर बाद ही उन दोनों की शादी अच्छे से हो गई। मेरी बीवी को इस सब की खबर नहीं थी और न ही मैं उसे यह सब बताकर परेशान करना चाहता था। जो होना था वो हो गया था। हाँ, लेकिन मुझे सबक मिल गया था कि मैं आज के बाद अपने उस दोस्त पर भरोसा मत करूं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।